आपी, मुझे वो लाल चूड़ियां दो ना जो आपने अरीका की मेहंदी में पहनी थी। उसकी बात पर मैं बोली कि हानिया, कैसी बातें कर रही हो? मेरे नाप की चूड़ियां तुम्हें कहाँ से आएंगी? पहले अपनी नाजुक कढ़ाई को तो देखो। मैंने उसका मजाक उड़ाया जब हानिया फौरन बोली कि आपी, कुछ टाइम के लिए पहननी है, प्लीज दे दो ना। उसने गोया मेरी मिन्नतें की थी। तब मैंने अपना फौरन चूड़ियों वाला डब्बा उसके पास लाया जिसमें वो लाल चमकती। उसने झट से उठा ली और बाहर भाग गई। मैं उसके पीछे भागी कि अरे हानिया, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनती जाओ। वो भागते हुए एकदम से पीछे पलटकर, क्या है आपी, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। जब मैंने उससे कहा कि देखो अनिया, अम्मा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम ये चूड़ियां भी रात के वक्त पहन कर जा रही हो, ठीक है ना, छुपा कर जाना। मेरी बात पर वो तंग आकर बोल, कुछ नहीं होता आपी, अम्मा अपने रूम में। ये कहकर वो तो चली गई जबकि मैं बहुत घबराने लगी। मेरा नाम नादिया है। मैंने कुछ ही दिन पहले अपनी ग्रेजुएशन मेरी मंगनी मेरे तायाजाद उमर के साथ हो गई। मुझको बचपन से चूड़ियां बहुत पसंद थी, लेकिन अम्मा सख्ती से मना करती कि तुम्हारी उम्र की लड़कियों को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कभी कभार उनकी मिन्नत करके चूड़ियां पहन लेती हूँ। चूड़ियां खरीदने का तो बेहद शौक है। जहाँ कोई खूबसूरत चूड़ी देखी, मेरा दिल फौरन उसे खरीदने के लिए मचल जाता। मैंने ये लाल चूड़ियां तो बहुत पहले की खरीदी हुई, जो मेरी कुल्हाई पर काफी जचती थी, पर अम्मा हमेशा मुझे मना कर, नादिया खबरदार, जो तुमने ये चूड़ियां पहनी। मैं असल में डरती थी। उनके टाइम में उनकी एक दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो वो कभी भूल नहीं पाई, और अम्मा हमेशा मुझे वही किस्सा सुनाती कि हमारे गांव में खूबसूरत लड़की ने ऐसे लाल चूड़ियां पहनी, लेकिन जैसे ही वो अपनी दोस्त की शादी पर गई तो उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। बाद में पता चला कि उस पर जिन्नात आशिक हो गए थे। वो जब भी उन लाल चूड़ियों को देखती तो डर जाती और मुझसे कहने लगती, नादिया अब तुम ये चूड़ियां तोड़ ही दो। मगर न जाने क्या बात थी कि उन चूड़ियों पर ही मेरा दिल था। अम्मा की बात सुनकर मैंने वो चूड़ियां तो रख दी, पर अम्मा को साफ इनकार कर दिया कि ये मेरी पसंदीदा चूड़ियां, मैं इन्हें कभी भी नहीं तोड़ूंगी। अब तो वो मेरे साथ मेरी बहन की भी फेवरेट बन गई। हानिया मुझसे 6 साल छोटी थी और उस वक्त 9th क्लास में पढ़ रही थी। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती। उसके ब्राउन बाल और शहद के रंग जैसी आंखें थी। वो बहुत ही ज्यादा शरारती थी और मेरी लाडली। उसकी कोई फरमाइश रद्द करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए आज छुप छुपा कर वो मुझसे लाल चूड़ियां ले तो गई, पर मैं बहुत ज्यादा परेशान। आज उसकी सहेली की सालगिरह थी। वो मोहल्ले के कोने में रहती, घर तो इतना दूर नहीं था। मुझे इस बात की तसल्ली थी। मैंने दिल को समझाया और जैसे किताबें पढ़ते उसमें गुम ही हो जाती कि मुझे पता ही न चला। रात के 12 बज गए थे। मेरे फोन पर उमर का मैसेज आया। उसकी आदत थी कि रात सोने से पहले वो मुझे गुड नाइट का मैसेज जरूर करता। मैंने उसे रिप्लाई किया और जैसे ही मैंने वक्त देखा, फौरन ही किताब साइड पर रखकर तड़प कर उठी, क्योंकि अभी तक हानिया वापस नहीं आई। अम्मा तो कब की सो गई थी। मैं बेचैनी से उठकर कमरे के चक्कर काटने लगी। मैं बार बार दरवाजा देख रही थी। फिर थक हार कर मैंने यही फैसला किया कि मैं उसकी सहेली के घर जाकर उसे खुद ले आती हूँ। मुझे उस पर काफी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि शाम को तो उसने मुझसे कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी, पर अभी तक नहीं आई। मैंने दुपट्टा सही किया और अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल गई। मैं उसकी दोस्त अलीशा के घर पहुंच गई। दरवाजा उसके वालिद ने खोला और मुझे देखकर परेशान हो गए। मैंने उन्हें जल्दी से सलाम किया और उनसे पूछा, हारून चचा, हानिया आपके घर है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वो तो यहाँ नहीं है। इतने पूछने पर जो उसकी सहेली ने मुझे बताया, वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल कि हानिया तो अलीशा के साथ चौक वाले बाबा जी के साथ गोलगप्पे खाने गई थी और कह रही थी कि वहीं से वापस घर चली जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो लोग भी परेशान थे कि हानिया अभी तक घर नहीं पहुंची। हारून चचा ने मुझे कहा कि बेटा परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और चचा भी मेरे साथ चल पड़े। गोलगप्पे का ठेला जिस चौक पर लगता था वहीं रात तक रश तो होता, लेकिन हानिया अकेले वहां रुककर क्या करेगी, ये सवाल मेरे दिल में था। हारून चचा और मैं जैसे ही चौक पर पहुंचे तो वहां कोई ठेला नहीं था, लेकिन ये देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस बेरी के दरख्त के नीचे मेरी बहन का बेजान वजूद पड़ा था। सड़क के पास एक बहुत पुराना बेरी का दरख्त था और हम लोग बचपन से उसे देखते आ रहे थे। दिन भर यहाँ मुख्तलिफ ठेले वाले खड़े होते और रात को एक बुजुर्ग गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते, देखते आ रहे थे। दिन भर यहाँ मुख्तलिफ ठेले वाले खड़े होते और रात को एक बुजुर्ग गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते
जिस पर रात गए तक उस इलाके के लोग गोलगप्पे खाने आते रहते। मैं उसे ऐसी हालत में देखकर कांप गई। तड़प कर उसके पास गई, उसे उठाने की काफी कोशिश की। हारून चचा ने मुझे तसल्ली दी और कहा, शायद ये खेलते खेलते यहाँ सो गई हो, मैं इसे तुम्हारे साथ उठाकर घर ले जाता हूँ। मैं इधर उधर देखने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई हानिया को इस तरह बेहोश पड़ा देखे। चचा जी भी ये बात समझते थे। वो मेरी मदद से उसे लेकर घर आ गए। मैंने चचा से कहा कि अच्छा, मेरी अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि हानिया रात को इस वक्त तक घर से बाहर थी, वरना वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। हानिया की जिद की वजह से मैंने इसे सालगिरह में जाने की इजाजत दी थी। उन्होंने तसल्ली दी और कहा कि वो किसी को नहीं बताएंगे। मैं हानिया को लेकर घर के अंदर चल दी। शुक्र है कि अम्मा की अब तक आंख नहीं खुली। मैंने उसे ले जाकर अपने कमरे में लिटाया, मगर ये देखकर मेरी रूह बार बार कोशिश करने के कुछ ही देर बाद उसे होश आ गया। मैं उससे पूछने लगी कि हानिया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम बेरी के उस दरख्त के नीचे बेहोश क्यों पड़ी थी? और जब अलीशा अपने घर वापस जा रही थी तो तुम उसके साथ वापस क्यों नहीं आई? पर मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गई। कहने लगी कि आपी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो अभी वापस आई हूँ सालगिरह से घर, आपको क्या हो गया है? उसने मुझसे ऐसे बात की तो मैं और परेशान हो गई। मतलब कि उसे कुछ याद ही नहीं था। मैंने काफी बार उससे पूछने की कोशिश की तो उसे कुछ याद नहीं आया। जब मैंने उससे पूछा कि मेरी चूड़ियां किधर हैं, मुझे वापस चाहिए, तो वो कहने लगी, आपी, मैंने तो वो अलमारी में रख दी थी, मगर मैं आपको अभी लाकर वापस करती हूँ, आप फिक्र मत करें। उसकी बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि मैंने तो खुद देखा था कि चूड़ियां उसकी कलाई में नहीं थी। उसी हालत में उसको घर ले आई थी। वो मेरी अलमारी से चूड़ियां लेने गई थी। अब मैं उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वो जैसे ही वापस आई तो वही लाल चूड़ियां उसके पास थी। वो आकर मुझे प्यार से बोली कि आपी, ये ले आपकी चूड़ियां, मैंने आपको वापस कर दी हैं, अब तो आप खुश हैं ना? उसने मुस्कुरा कर कहा, मगर मेरा दिल एकदम खौफ से भर गया। जब हानिया घर पर नहीं थी तो चूड़ियां अलमारी में कैसे पहुंची? लेकिन उसकी तबीयत को देखकर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उससे, और वो भी जवाबन मुस्कुरा दी। पर मेरा दिल खौफ के मारे तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसे कहा कि तुम्हें भूख तो लगी होगी, मैं तुम्हें खाना ला दूं? तो वो कहने लगी, आपी, क्या हो गया आपको? कुछ देर पहले तो मैंने खाना खाया है आपके साथ ही और मुझे नींद आ रही है, बस मुझे सोने दें। ठीक है, कहकर वो बिस्तर पर लेट गई। बहुत जल्दी सो गई। मैं काफी देर तक उसको देखती रही और सोचती रही कि ये क्या माजरा है। फिर मैं भी उसके नजदीक लेट गई। सोते वक्त उसका हाथ पकड़ लिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो चुप चुप से हानिया वॉशरूम गई तो काफी देर तक बाहर नहीं निकली। मुझे अब गुस्सा आया। मैं वॉशरूम के दरवाजे के पास गई और जोर से हानिया से कहा, जल्दी बाहर निकलो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली और खाली खाली नजरों से मुझे देखती बिस्तर पर जाकर बैठ गई। अब मुझे थोड़ी और परेशानी हुई। मैंने जाकर उसके माथे पर हाथ रखकर देखा तो उसे सख्त बुखार था। मैंने उसे वापस बिस्तर पर लिटाया और जाकर अम्मी को बताया कि हानिया स्कूल नहीं जाएगी, उसे तेज बुखार है। अम्मी भी ये सुनकर परेशान हो। अम्मी नाश्ता लेकर कमरे में गई और हानिया को प्यार से कहने लगी, बेटा नाश्ता कर लो ताकि तुम्हें दवाई दे सकूं। हानिया चुपचाप उठकर बैठ गई और तेजी से खाना शुरू कर दिया। मैं और अम्मी उसकी स्पीड देखकर हैरान थे, क्योंकि वो तो सुबह के वक्त बच्चों की तरह नखरे करके नाश्ता करती और सब कुछ बचा कर रख जाती। हैरत की बात ये थी कि वो मुसलसल चुप थी। मैं तो जानती थी कि रात का वाकया क्या हुआ है। नखरे करके नाश्ता करती और सब कुछ बचा कर रख जाती। हैरत की बात ये थी कि वो मुसलसल चुप थी। मैं तो जानती थी कि रात का वाकया क्या हुआ है, लेकिन अम्मी तो बेखबर थी। उन्होंने हानिया को बुखार की दवाई दी और साथ ही मुझे कहा, छोटी बहन का ख्याल रखना। अम्मी को आज दादी की तरफ जाना था। दादा के इंतकाल को कुछ ही वक्त हुआ था और दादी छोटे चचा के साथ दूसरे गांव में रहती थी। उस वाक़े के बाद हानिया काफी सहमी हुई थी। वो चुपचाप थी। जैसे ही अम्मी गांव जाने के लिए निकली, मैं अपने कमरे में गई जहां हानिया बेखबर सो रही थी। उसे अभी भी तेज बुखार था। मैंने अपनी चादर निकाली और अलीशा के घर जाने के लिए दरवाजा बाहर से बंद करके निकल गई। मैं उससे पूछना चाहती थी कि कल रात हुआ क्या था। हारून चचा और उसके घर वाले हमारे बहुत पुराने पड़ोसी थे। अब्बा के सऊदी अरब जाने के बाद हमें जब भी कोई काम होता तो हारून चचा से ही कहते। अब्बा अक्सर 3-3 साल बाद वापस पाकिस्तान आते। चचा दुखे। आज अलीशा भी स्कूल नहीं गई। मैं ये देखकर हैरान हुई और कहने लगी, अच्छा ही हुआ,
वरना मैं किससे पूछती कि रात क्या हुआ था। चची मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी, आओ बेटा बैठो, बहुत दिन से तुम और भाभी ने चक्कर नहीं लगाया। मैंने तो अलीशा से कहा था कि अपनी सालगिरह पर तुम लोगों को भी बुला दे, लेकिन तुम लोग आए नहीं। मैंने चची से बातचीत की तो मैंने महसूस किया कि अलीशा चुपके से उठकर बाहर की तरफ, उसके चेहरे पर काफी अजीब से तासुरात थे। मैंने चची से कहा कि चची, मुझे अलीशा से कुछ जरूरी बात पूछनी है। रात से हानिया की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ चुप चुप और डरी डरी सी है। मैं और चचा उसे ढूंढने गए तो वो बेरी के दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी मिली। मुझे अलीशा से पूछना है कि गोलगप्पे खाने के लिए जब वो लोग गए थे तो वहाँ पर कुछ हुआ था। चची भी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, बेटा मैं अभी अलीशा को बुलाती हूँ, कहकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अलीशा मेरे सामने बैठी थी। मैंने उससे पूछा, अलीशा मुझे था। चची भी उसे घूर रही थी। वो अटक अटक कर बोलना शुरू हो गई, आपी, जब गोलगप्पे खाने के लिए हम लोग बैठे तो अचानक मेरे जहन में शरारत आई। मैंने काफी सारे गोलगप्पे मंगवा लिए और जब पैसे देने की बारी आई तो मैं हानिया से ये कहकर घर आ गई कि मैं अपना पर्स भूल कर आ गई हूँ। बस उसको थोड़ा तंग करना चाह रही थी। मैं जब थोड़ी देर बाद वापस पहुंची तो वहाँ पर हानिया नहीं थी। मैंने गोलगप्पे वाले बाबा जी से पूछा कि मेरी दोस्त कहाँ है, तो वो मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद एक शख्स आया था, उसने मुझे तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के पैसे दिए। कुछ देर बाद जाकर हानिया से बात की और हानिया उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। आपी, मुझे नहीं मालूम कि फिर क्या हुआ। ये सुनकर मुझे एकदम गुस्सा। मैंने तेज आवाज में कहा, अलीशा ये कौन सा मजाक है? वो तुम्हारी सालगिरह के लिए इतनी खुश थी और तुम उसे अकेली छोड़कर घर चली आई। जब तुम्हें यह भी मालूम था कि वो किसी शख्स के साथ और तुम उसे अकेली छोड़कर घर चली आई। जब तुम्हें यह भी मालूम था कि वो किसी शख्स के साथ गई है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? चची भी अलीशा की बात सुनकर सख्त गुस्से में थी। वो भी उसे बुरा भला कहने लगी। अब अलीशा ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, आपी मुझे माफ कर दे, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। चची शर्मिंदगी से मेरी तरफ देख रही थी और मुझसे कहने लगी, बेटा मैं इसकी तरफ से माजरत करती हूँ, मगर ये भी बच्ची या नादान है। मेरा दिल सख्त बुरा हो चुका। मैं वहाँ से परेशान होकर उठी। चची ने मुझे कहा भी तो था कि मेरे साथ चलती हैं और हानिया से पूछने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मेरे जहन में तो अब तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। कहीं मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। वो शख्स मेरी बहन को इससे आगे मुझसे सोचा ही नहीं गया। वो लड़की जात थी, अगर कुछ ऐसा हो गया तो सारी उम्र के लिए बदनामी हो जाएगी। मैं दिल ही दिल में खुद को मुलम्मत कर अलीशा के घर जाने ही क्यों दिया। जब मैं घर पहुंची और अपने कमरे में गई तो ये देखकर मेरा दिल एकदम से बंद हो गया। हानिया तो बिस्तर पर थी ही नहीं, हालांकि दरवाजा मैं बाहर से बंद करके गई थी और अब तक बंद था। और चची भी मेरे साथ ही ताला खोलकर खुद ही अंदर दाखिल हुई थी। मैंने पागलों की तरह पूरे घर में हानिया को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं घबरा कर रोने लगी। एक बार दिल में ख्याल आया कि अम्मा को कॉल करके सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि इस तरह से बात हमारे खानदान तक पहुंच जाती। मेरा रिश्ता भी खानदान में हुआ था। अब्बा के जाने के बाद सभी ने जोर दिया था कि अब अम्मा को अकेले शहर नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांव जाकर रहना चाहिए। लेकिन अम्मा हानिया की तालीम की वजह से शहर में ही रुकी थी। चाहती थी कि हानिया भी शहर में रहकर तालीम हासिल करे। अब अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो अम्मा की तो शामत आ जानी थी। फिर मैंने सोचा कि उमर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर मैं उसे ये सब फोन करके बताऊंगी तो हो सकता है वो मेरी बात को समझे और मेरी मदद करे। मैंने अपना फोन उठाया और अभी उमर का नंबर डायल करने ही वाली थी कि अचानक मुझे हानिया छत से उतरती नजर। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। मैं दौड़कर उसकी तरफ भागी और उसे कंधों से पकड़कर पूछने लगी, हानिया बेटा तुम कहाँ थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बिस्तर से क्यों उठी? हानिया ने मुझसे अपना आप छुड़वाया और अंदर जाने लगी। मुझे ये देखकर गुस्सा आ गया। मैंने एक झटके से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से से कहने लगी, क्या बदतमीजी है ये? कल रात से तुम्हारा रवैया देख रही हूँ। किसके साथ गई थी तुम और वो तुम्हें कहाँ ले गया था? उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? चुपचाप मुझे बता दो ताकि मैं इस मसले का कोई हल निकाल सकूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर मैं अम्मा को भी बता दूंगी। हानिया ने अब की बार सख्त गुस्से से मैं उसके तेवर देखकर हैरान रह गई। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था। मैं शुरू किया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकली। इसको परेशान मत करो, ये अब से हमारी दोस्त है।
अगर तुमने इसे परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आवाज हानिया की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। हानिया ये कहकर वहां से रुकी नहीं और बिजली किसी तेजी से जाकर कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। मैं खौफजदा होकर वहीं रखी कुर्सी पर जैसे मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। इस बात का क्या मतलब था? अब मैंने उमर को कॉल की और उसे सब कुछ बता दिया। उमर हमसे कुछ दूर एक कंपनी में जॉब करता। उसने मुझे कहा कि परेशान मत हो, मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। मैं अब कमरे में जाने को तैयार नहीं थी। वहीं बैठकर उमर का इंतजार करने लगी और 20 मिनट बाद उमर घर पहुंच गया। उमर भी सख्त परेशान। अब्बा ने उसे जाते वक्त ताकीद की थी कि वो हम लोगों का ध्यान रखे। वो मुझे तसल्ली देकर उठा और कमरे का दरवाजा बजाने लगा ताकि हानिया से बात कर सके, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अब हम दोनों ही परेशान हो गए। उमर का दरवाजा बजाने लगा ताकि हानिया से बात कर सके, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अब हम दोनों ही परेशान हो गए। उमर बहुत प्यार के साथ हानिया और कहने लगा, हानी बेटा दरवाजा खोलो, भाई तुमसे मिलने आए। लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। उमर परेशानी से मेरी तरफ देखने लगा, फिर मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए पिछली तरफ से खिड़की की तरफ से आगे बढ़ा। मैं भी उसके साथ ही चल रही थी। उमर ने खिड़की पर जोर दिया तो अंदर से खुली हुई थी। उमर कमरे में कूद गया और मैं भी कमरे में झांक कर देखने लगी तो बिस्तर पर हानिया थी नहीं। उमर ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोल दिया। मैं भी कमरे के अंदर चली गई। हम दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बंद कमरे से हानिया कहाँ जा सकती? हमने पहले उसे घर पर तलाश किया, फिर मैं और उमर उसे छत पर देखने गए। हानिया कहीं भी नहीं थी। मैंने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। उमर ने मुझे हौसला दिया और कहने लगा, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर ताई अम्मी को कौन देखेगा? अभी तो उन्हें मालूम। फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन करके सारी सूरत हाल बताई और उससे पूछा कि उसके अंकल हमें अभी मिल सकते हैं। उसके दोस्त ने कुछ देर बाद फोन करने को कहा और फोन बंद कर दिया। 15 मिनट बाद उमर के फोन पर कॉल आ गई। उसके दोस्त ने बताया कि वो अपने अंकल को लेकर उसके घर पहुंच रहा है। मैं जितना चाहती थी कि मोहल्ले में किसी को इस बात की भनक न पड़े, उतना ही मामला खराब होता जा रहा। लेकिन खैर, अब सवाल हानिया की जिंदगी का था। मैंने उमर की तरफ देखकर कहा, क्या हमें अम्मा को बता देना चाहिए? सो उमर ने परेशानी से कहा, अभी कुछ देर रुको, देखते हैं शाहजी इस बारे में क्या बताते हैं। थोड़ी देर बाद उमर का दोस्त अपने अंकल के साथ वहां पहुंच चुका था। वो एक बुजुर्ग इंसान थे। उनके चेहरे से जैसे नूर टपक रहा था। उनके हाथ में एक लंबी सी तस्बीह थी और उमर और मैं एहतराम से खड़े हो गए और जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए चौंक कर रुक गए। फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह घुमाते हुए इधर उधर देखने लगे। अब उनका रुख सीढ़ियों की तरफ था। वो छत पर चढ़ने लगे तो हम तीनों भी उनके पीछे पीछे छत पर पहुंच गए। छत पर पहुंचने के बाद शाह साहब पढ़ाई करते करते मशरक की दीवार के पास जाकर रुक। हमारी छत की दीवारें ऊंची थी। उन्होंने इशारे से अपने भतीजे को कुछ कहा। वो उमर से कहने लगा कि दीवार के बराबर में कोई चीज रखो, अंकल उस पर खड़े होना चाहते हैं। दीवार पर एक छोटी सी पुरानी टेबल पड़ी थी। उमर ने भागकर वो टेबल उठाई और दीवार के साथ में रख दी। शाहजी संभलकर उस पर खड़े हो गए और दीवार की तरफ देखने लगे। घर के उस तरफ सड़क थी और सड़क के दूसरी तरफ कुछ दरख्त थे। दरख्तों की तरफ देखते हुए शाह साहब पढ़ाई करते रहे। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हैरत अंगेज तौर पर दरख्त की शाख खुद ब खुद आगे बढ़कर आ गई। मैं, उमर और उमर का दोस्त हैरत से ये सब देख रहे थे। शाख जैसी हमारी दीवार तक पहुंची, वहां से खुद ब खुद एक सीढ़ी नजर आने लगी और ढेर सारे बच्चे छत पर उतरने लगे। बिल्कुल छोटे, कुछ बड़े, कुछ तकरीबन जवान। ढेर सारे बच्चे छत पर उतरने लगे। बिल्कुल छोटे, कुछ बड़े, कुछ तकरीबन जवान। 13 लड़के लड़कियां वहां खड़े थे। सबसे आखिर में एक जवान लड़का सीढ़ी से उतरा। उसके दूसरे हाथ में हानिया का हाथ था। हानिया की गर्दन नीचे झुकी हुई थी और वो ऐसे चल रही थी जैसे अपने हो। वो सब बच्चे और नौजवान चुप करके शाहजी की तरफ देख रहे थे। शाह साहब ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर पढ़कर हानिया की तरफ फूंक मारी। एकदम से ऐसे चौंकी जैसे नींद से जागते। उसने फौरन अपना हाथ उस नौजवान से छुड़ा लिया। हैरत से उनकी तरफ देखने लगी और फिर सामने खड़े शाह साहब, उमर और उमर के दोस्त की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो दौड़कर लिपट गई और कहने लगी, आपी, ये सब लोग यहाँ क्यों जमा है? मैं तो सो रही थी। एकदम से तेज आंधी आई जो मुझे उठा कर ले गई। शाह साहब एक नामानूस जुबान में उन लोगों से बात कर रहे थे। वो सभी जोर जोर से कुछ बोल रहे थे। कुछ देर बाद शाह साहब ने उस बड़े से देखा और उससे कुछ कहा। पहले तो उसने इनकार में सर हिलाया,
پھر جب شاہ صاحب غصے سے اسے کچھ کہنے لگے تو اس نے گردن جھکا لی۔ پھر شاہ صاحب نے انہیں واپس جانے کا اشارہ کیا تو وہ سب ایک ایک کر کے اسی سیڑھی سے دیوار پر چڑھے اور درخت کی اس شاخ سے چلتے ہوئے جا کر گم ہو گئے۔ درخت اپنی پہلے والی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ شاہ صاحب دوبارہ سے کچھ پڑھنے لگے اور پھر ہانیہ پر پھونک مارے۔ پھر میری طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہنے لگے، بیٹی تم جانتی ہو کہ رات گئے تک گھر سے باہر رہنا اور ایسے درختوں کے نیچے جانا جو بہت قدیم ہو، یہ سب بچے بچیوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پھر بھی تم نے بہن کو منع نہیں کیا۔ اب وہ بچے اس بات پر بضد ہیں کہ یہ اس کی دوست ہے اور وہ ان سے کھیلنے کے لیے بھی آئیں گے، اس کو اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں گے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، شاہ صاحب میری بہن تو مجھ سے کہہ کے گئی تھی کہ وہ اپنی دوست کے گھر جا رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ گول گپے کھانے کے لیے رات کے اس وقت بیچتے ہیں اور بچے بڑے سبھی رات کو دیر تک جا کر وہاں سے گول گپے کھاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے میری بات سن کر آنکھیں بند کر لی اور پھر کافی دیر بعد بتانا شروع کیا، بیری کا وہ درخت بہت قدیم ہے اور وہاں پر جنات کا پورا خاندان رہتا ہے۔ تمہاری بہن اور اس کی دوست نے کوئی شرارت کی ہے جس کی وجہ سے نوجوان لڑکا تمہاری بہن کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اسے سمجھا دیا لیکن پھر بھی تم لوگ خیال رکھنا۔ ہم سب لوگ نیچے اتر کر آ گئے۔ شاہ جی نے ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا کہ اسے بچی کے گلے سے جدا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اماں کو معلوم ہوئے بنا ہی جو مسئلہ تھا حل ہو گیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ سکون وہ لوگ چلے گئے تو عمر بھی مجھے تسلی دے کر چلا گیا۔ اماں رات کو واپس نہیں آتی، انہوں نے فون کر کے مجھے بتا دیا۔ میں اپنی بہن ہانیہ کے ساتھ سکون کی نیند سو گئی۔ اگلے روز سب کچھ ٹھیک رہا۔ ہانیہ خود ہی وقت پر اٹھ گئی اور کہنے لگی، آپی مجھے ناشتہ بنا دے، مجھے اسکول جانا ہے۔ میں جلدی جلدی ناشتہ بنانے جاؤں۔ ہانیہ کی وین والا بھی جلدی آ گیا تھا۔ اس سب کے بیچ میں یہ بھول گئی تھی کہ مجھے ہانیہ کے گلے میں وہ تعویذ بنا کر ڈالنا تھا۔ رات کو ہانیہ سو رہی تھی، اسی لیے میں نے اس کے تکیے کے نیچے ہی وہ تعویذ جا کر رکھ۔ ہانیہ کو اسکول بھیج کر میں گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ میرے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ کمرے کی صفائی کرتے ہوئے جب میں نے بیڈ شیٹ چینج کی تو شاید وہ تعویذ نکل کر بیڈ کے نیچے جا گرا۔ امی کو میرے چچا چھوڑنے کے لیے آ گئے تو امی نے انہیں دوپہر کے کھانے پر روک لیا اور کہنے لگی، نادیہ بیٹا جلدی سے دوپہر کا کھانا بنا لو، ہانیہ بھی اسکول سے پہنچنے والی اور تمہارے چچو بھی کھانا کھا لیں گے۔ میں فریج سے گوشت نکال کر کچن میں چلی۔ میں نے کڑھائی بنائی، سلاد، رائتا اور گرم گرم پھلکے اتارنے لگی۔ ایک دم دروازہ تیزی سے کھلا اور ہانیہ بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ امچو ہانیہ کو دیکھ کر بہت محبت سے اٹھے کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ۔ امی اس کو آواز دیتی رہ گئی لیکن اس نے کمرے میں گھستے ہی دروازہ زور سے دے مارا۔ چچو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اماں سے پوچھنے لگے، بھابھی سب خیریت تو ہے نا؟ ہانیہ تو بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے، پھر آج یہ سب کیا ہے؟ امی چچو سے شرمندہ ہو گئی۔ میں بھی کچن سے بھاگ کر نکلی۔ میری طرف وہ گھورنے لگی، مجھے کہنے لگی، نادیہ تم دونوں بہنوں کی کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ آج سے پہلے تو ہانیہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ سلام کیے بنا گھر میں داخل ہوئی ہو۔ میں نے تھوک نکل کر اماں سے جھوٹ بولا کہ اماں صبح میری آنکھ نہیں کھلی اور ہانیہ بنا ناشتہ کیے اسکول گئی تھی۔ اسی بات پر شاید ناراض ہے اور اوپر سے میں نے اسے تھوڑا ڈانٹ بھی دیا تھا کہ اب بڑی ہو گئی ہو، خود بھی اٹھ سکتی ہو۔ اماں میری طرف دکھ سے دیکھنے لگی اور چچو ہنس کر کہنے لگے، ارے بس اتنی سی بات تھی بھابھی، کوئی بات نہیں، میں بھی جا کر بیٹی کھانا کھائے گی۔ چچو نے قدم ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھائے اور میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ مجھے اپنی غلطی یاد آ گئی۔ چچو نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ ایک دم سے کھلتا چلا گیا۔ چچو کمرے میں داخل ہوتے ہی ہانیہ کو آوازیں دینے لگے لیکن پورا کمرہ خالی۔ چچو کے پیچھے امی اور امی کے پیچھے میں تھی۔ میرا دل ایک دم سے دھک کر اماں پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ چچو بھی حیران پریشان سے۔ ہم نے پورے گھر میں ہانیہ کو ڈھونڈا، وہ کہیں نہیں ملی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ امی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور چچو مجھ سے پوچھنے لگے، بیٹا کیا معاملہ ہے، کھل کر بتاؤ، چھپانے کی کوشش مت کرو۔ میں نے مجبوراً انہیں ساری بات بتا دی۔ جیسے جیسے میں بات کرتی جا رہی تھی اماں صدمے سے رونے لگی۔ چچو نے فوراً فون کر کے عمر کو بلا لیا۔ عمر بھی پہنچ گیا۔ اماں اب مجھے کہے جا رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ اپنی چھوٹی بہن کا خیال بھی تو تم نہیں رکھ سکتی، اتنی بڑی گیا۔ اماں اب مجھے کہے جا رہی تھی،
मुझे क्या मालूम था कि अपनी छोटी बहन का ख्याल भी तो तुम नहीं रख सकती। इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने माँ को फोन करना जरूरी नहीं समझा। इसको कहते हैं कि खाली कद और उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक इंसान का दिमाग न बढ़े। मैं भी घबरा कर रोने लगी। चच्चू अम्मी को हौसला देने में लगे थे और उमर से पूछने लगे कि बेटा उस बुजुर्ग को दोबारा राब्ता करो, हमें हर हाल में बच्ची वापस चाहिए। उमर भी मुझे देखकर परेशान था। उसने मुझे कहा कि रो मत, लेकिन इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो। अब मैं क्या बताती कि मेरे जहन से कैसे ये बात निकल गई। शायद ये भी उसी जिनजात की कार्रवाई थी। थोड़ी देर बाद उमर के दोस्त ने वापस राब्ता किया और हमें ये खबर सुनाई कि उसके अंकल तो सुबह ही तबलीग के लिए निकल गए हैं और रास्ते में सिग्नल्स की वजह से राब्ता भी नहीं हो पा रहा। अब हम बिल्कुल ऐसे खड़े थे कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। चचा कुछ सोचने लगे और उमर को अपने साथ लेकर बाहर निकल गए। शायद उनका जानने वाला कोई आमिल था। थोड़ी देर बाद वो दोनों आमिल को लेकर घर पहुंच गए। उमर ने पूरी तफसील के साथ उसे सारी बात बताई। उस आमिल को देखकर न जाने क्यों मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसकी सुर्ख आंखें बिल्कुल गोल थी। उसका हुलिया भी अजीब था। उमर उसको लेकर छत पर चला गया। वो लोग काफी देर छत पर रहे, लेकिन कल की तरह ना तो हानिया वापस मिले और ना ही वो जिन्नात। उस शख्स ने तरह तरह की चीजें मंगवा कर छत पर ढेर कर लिया और फिर बैठकर पढ़ाई करने लगा। बजाय इसके कोई बेहतरी होती। घर में हर तरफ से बड़ी बड़ी मकड़ियां निकलकर पूरे सहन में फैल गई। हम दोनों माँ बेटी ये देखकर एक तख्त पर बैठ गए। घर से अजीब व गरीब किस्म की आवाजें भी आ रही थी। मैंने डर कर चीख मारी और उमर को नीचे बुला लिया। उमर भी देखकर परेशान था। चच्चू बजिद थे कि ये आमिल बहुत पांचा हुआ है और ये आमिल भी उमर की बात सुनकर गुस्सा हो गया। चच्चू ने उसे फौरन 5,000 रुपए दिए। उनसे वापस जाने को कहा। जाते जाते मेरी तरफ देखकर वो कहने लगा, अगर तुमने इलाज मुकम्मल नहीं करवाया तो हो सकता है वो लोग तुम्हारी बड़ी बेटी को भी उठाकर ले जाएं। उमर ये सुनकर गुस्से से बेकाबू होकर उसकी तरफ लपका, लेकिन चच्चू ने उसे रोक लिया। वो शख्स हंसता हुआ वहां से चला गया। अब उमर चच्चू से लड़ रहा था कि चच्चू ये किस जाहिल को उठाकर ले आए। मैं और अम्मी मुसलसल रो रहे थे। उमर के जहन में ख्याल आया। उसने मुझसे पूछा, नादिया याद करो वो तावीज कहाँ है। मैं और उमर भागकर कमरे में गए। मैंने सबसे पहले दोनों तकियों के कवर उतार फेंके, फिर हर जगह तावीज को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा गायब हुआ जैसे उसको जमीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। मैं और उमर मायूस होकर बैठ गए। चच्चू भी गाँव वापस नहीं गए और रात हो गई। उमर जगह जगह फोन करके कोई ऐसा बुजुर्ग तलाश करने की कोशिश कर रहा था जो उस मामले को हल कर सके। वो कई लोगों से जा मिला, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं हुई। वो रात हम सब पर बहुत भारी गुजरी। हमारे लाख छुपाने के बावजूद हमारी गली में बात फैल गई कि हानिया अचानक घर से गायब हो गई। मोहल्ले की औरतें अम्मी को दिलासा देने के बहाने घर आने लगी। हारून चचा और नसरीन चची भी आ गए। अलीशा उनके साथ नहीं थी। नसरीन चची डरते डरते अम्मी को बताने लगी कि आपा, जब से हानिया के साथ मसला हुआ है तब से अलीशा की तबीयत भी ठीक नहीं। उसको बार बार तेज बुखार हो रहा है, नींद से डर कर उठ जाती है, ना ही वो खाना खा रही है। देखते ही देखते दिन गुजर गए। अचानक हारून चचा के घर से चीखने की आवाजें आने लगी। मोहल्ले की औरतें जा जाकर उनके दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रही थी। जब किसी ने अम्मा को बताया तो अम्मा भी सर पर दुपट्टा लेकर उनके घर चली गई। अलीशा की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा जिस्म मकुड़। हारून चचा ने उसे चारपाई से बांधा हुआ था, लेकिन चारपाई भी जोर से ऊपर उठती और फिर जमीन पर गिर जाती। चची अम्मा को देखकर उनसे लिपट कर रोने लगी। हारून चचा मोहल्ले की इमाम साहब को बुला कर ले आए। उन्होंने अलीशा की हालत देखी तो वो भी परेशान हो गए। अपने तौर कोशिश करने लगे, लेकिन वो जो भी पढ़ते अलीशा बुरी तरह से हंसने लगती। अचानक किसी ने इमाम साहब को उठाकर नीचे फेंक दिया। अलीशा अब कह रही थी, खबरदार किसी ने हमारे करीब आने की कोशिश की, वरना अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होगे। उसकी आवाज मुकम्मल तौर पर मर्दाना हो चुकी थी। इमाम साहब उठकर घर से बाहर भागे। हारून चचा भी उनके साथ घर से बाहर निकले। वो चचा को बताने लगे कि ये मामला मेरी पहुंच से बाहर का है। मैं आपको एक बुजुर्ग का पता देता हूँ। अगर वो राजी हो जाते हैं तो आपकी बच्ची की जान बच सकती है और हानिया भी वापस आ सकती है। हारून चचा वो पता मिलते ही उस बुजुर्ग को ढूंढने निकले तो मेरे चचा उनसे
मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो गाँव वापस नहीं गए, मुसलसल हमारे साथ थे। वो लोग फौरन घर से चले गए। काफी देर बाद चचा का फोन आया। वो कहने लगे, हानिया के कमरे को बाहर से बंद कर दो, वो बुजुर्ग हमें मिल गए और हम उनके साथ आ रहे। उम्मीद जिंदा हो गई थी कि अब हमारी हानिया मिल जाएगी। थोड़ी देर में वो बुजुर्ग आ गए। उन्होंने सबसे पहले मुझे हानिया के बारे में पूछा और चचा अरुण से भी पूछा कि वो बच्ची कहाँ से मिली थी। फिर फौरन उसी दरख्त के पास गए। लोग ये सुनकर कि यहाँ जिन्नात का मामला शुरू हुआ था उस जगह जमा हो गए। बुजुर्ग ने उन सबसे कहा कि भीड़ खत्म कर दें क्योंकि 2 मासूम बच्चियों की जिंदगी का मामला है। मोहल्ले के चंद जवानों ने मिलकर ये फरीजा संभाल लिया और तमाम लोगों को उस जगह से दूर कर दिया। अब वो पढ़ाई करते जा रहे थे। उधर घर में अलीशा की हालत खराब होती जा रही थी। हम दोनों माँ बेटी भी सहन में खौफ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। मोहल्ले की 1-2 औरतें भी हमारे पास बैठी थी। सभी इस बात के मुंतज़िर थे कि देखें ये बुजुर्ग अपने मकसद में कामयाब होते हैं और वो दोनों बच्चियां ठीक होती हैं या नहीं। अचानक हानिया के कमरे से दर्दनाक आवाजें आना शुरू। अम्मा ये सुनकर दरवाजा खोलने के लिए भागी, लेकिन उमर ने दरवाजे के बाहर ताला डाला था क्योंकि बुजुर्ग ने ऐसा करने को कहा था। हमारे घर की मुख्तलिफ चीजें खुद बहुत ही गिरना शुरू हो गई। यही हाल था चचा हारून के घर का। सब लोग दिल में कुरानी आयात का विर्द कर रहे थे। वो औरतें भी खौफजदा होकर हमारे घरों से भाग गई। उमर मुसलसल मेरे साथ फोन में राब्ते पर था। जब घर का शोर शराबा हद से बढ़ने लगा तो वो घर ही आ गया। उमर हाफिज कुरान था। उसने वजू करके कुरान पाक उठा लिया और तेज आवाज में तिलावत करने लगा। थोड़ी देर में घर पुरसुकून हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसका इशारा समझ गई, उठकर वजू करने चली गई। अब उसने कुरान पाक मुझे पकड़ाया और खुद बेरी के दरख्त के पास भाग गया। गांव से हमारी चच्ची और कजन भी घर पहुंच गए थे। हमें भी कुछ हौसला हो गया। 1 घंटे बाद उमर का फोन आया। उसने मुझे कहा कि वो बुजुर्ग घर आ रहे हैं। जैसे वो घर पहुंचे उन्होंने उमर से कमरे का ताला खुलवाया और कमरे में कुछ तलाश करने लगे। उमर उनके साथ ही था। उन्होंने उमर को बेड के नीचे तलाश करने का कहा। वो तावीज जो मुझसे गुम हुआ था वो अब मिल गया। उन बुजुर्ग ने जाकर वो तावीज अलीशा के गले में पहना दिया। जैसे ही वो तावीज अलीशा ने पहना वो एकदम से पुरसुकून हो गई। बुजुर्ग ने हारून चचा को कहा कि वो अलीशा को यहीं पर ले आए। अलीशा को सामने बिठाकर उन्होंने पढ़ाई शुरू की तो अलीशा खुद बखुद बोलना शुरू हो गई। हम दोनों रात को गोलगप्पे खाने गए। हम दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और गोलगप्पे खा रहे थे। हम दोनों में गोलगप्पे खाने की शर्त लगी। अचानक से एक अजीब से हुलिये का बच्चा कर हमारे पास खड़ा हो गया। हमने उसे गोलगप्पे खाने की फरमाइश की। पहले तो हमने उसका मजाक उड़ाया, उसे गोलगप्पे नहीं दिए। वो बच्चा रोने लगा और कहने लगा, तो मुझे गोलगप्पे खिला दो वरना अपने बड़े भाई को बुला लूंगा। तो हम दोनों डर गए। हम दोनों गोलगप्पे लाते रहे और वो बच्चा खाता गया। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे जितने वो बच्चा गोलगप्पे खा चुका था। अचानक हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे जाहिर हो गए। हमें लगा ये भीख मांगने वाले बच्चे हैं और ये भी उन्हीं का साथी था। हमने उन्हें डांट कर भगाना चाहा तो अचानक एक बच्चे को हानिया के हाथ से धक्का लगा। वो नीचे जा गिरा। जैसे ही वो बच्चा गिरा हमें लगा कि बहुत सारे लोग जमा हो गए। अब हम दोनों दोस्तों को हर तरफ से थप्पड़ लगने लगे। मैं ये देखकर घर भाग गई। मैंने जाते हुए पीछे मुड़कर देखा तो हानिया नजर ही नहीं आई। मैं घर आकर काफी देर तो बैठी रही, फिर हिम्मत करके वापस आ गई। मुझे देखते ही गोलगप्पे वाले बाबा गुस्सा करने लगे और कहने लगे, तुम दोनों दोस्त इतने सारे गोलगप्पे खाकर बिना पैसे दिए कहाँ चली गई थी? मैंने उनसे कहा कि हम दोनों दोस्तों में शर्त लगी थी कि ज्यादा गोलगप्पे कौन खाएगा, और मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। मैं घर से पैसे लेने ही गई थी। मैंने उनको पैसे दिए और फिर उनसे हानिया के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो हानिया को आवाज देते रहे लेकिन वो एक शख्स का हाथ पकड़कर चली गई। अलीशा अब डर कर रो रही थी। उन बुजुर्ग ने उमर से कहा, जिन्नात के बच्चे शरारती भी होते हैं, बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह। वो जगह ठीक नहीं, और दूसरा तुम्हारी कजन उस वक्त बहुत तैयार होकर वहां गई थी। रात के उस वक्त बच्चों का बाहर निकलकर खेलना बिल्कुल सही नहीं, और हानिया भी अब बच्ची नहीं रही। उसकी खूबसूरती देखकर एक जिनजाद उस पर आशिक हो गया और उसे अपने साथ ले गया। पहले शाह साहब ने जो तावीज बनाकर दिया था वो बच्ची के गले में डालना था, वहां पर कोताही हुई। स्कूल से वापस आते वो बच्ची उसी दरख्त के नीचे खड़ी हुई और उस पर लगे हुए बेर तोड़ने के लिए उस पर पत्थर मार दिए।
तो जिन्नात फिर से गुस्सा होकर पीछे पड़ गए। परेशान होने की जरूरत नहीं, हानिया खैरियत से है, लेकिन वो जिनजात बजिद है कि वो उस लड़की को नहीं छोड़ेगा और उससे शादी करेगा। पहले तो मामला सिर्फ जिन्नात के बच्चों का था और शाह साहब ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया था, लेकिन अब मामला उस जिनजादे की जिद का भी बन चुका है। मैंने वहाँ के बुजुर्गों से बात की है, उन्होंने वादा किया है कि वो जल्दी उस नाफरमान को हाजिर कर देंगे और बच्चे की यकीनी वापस बनाएंगे। अब हमारा दिल कुछ मुतमईन हुआ। अम्मी ने शिकायती नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, देखो मैंने तुम्हें मना किया था कि वो चूड़ियां तोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज उन्हीं चूड़ियों की वजह से मेरी बच्ची न जाने किस साल में है। मैं अम्मी से बहुत शर्मिंदा थी। चची ने अम्मी को समझाया कि ये सब नसीब का खेल है, सारी बच्चियां चूड़ियों की शौकीन होती हैं, लेकिन बस होने को कौन टाल सकता है। बुजुर्ग ने मुझे कहा कि बेटा बेहतरीन किस्म के प्यालों में कोई मीठी चीज बनाकर डाल दो, उसे ढक कर यहाँ रख जाओ। मैं अपने सवैयां डालकर पकाने लगी। थोड़ी देर में सवैयां बन गई तो मैंने उन्हें खीर के प्यालों में सेट करके बड़े ट्रे में रखा और उन पर रुमाल डालकर बुजुर्ग के पास लाकर रखा। हम सब लोग दम सादे बैठे थे कि अब क्या होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर रोशनी से चमकी और कुछ बुजुर्ग आकर बैठ गए। वो बुजुर्ग जिनका नाम पीर सिकंदर शाह था। उन्होंने सबको सलाम किया और उन्हें मीठा खाने के लिए पेश किया। सिकंदर साहब उनके साथ कुछ बातें भी करते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां पर खौफनाक शक्लों के कुछ जिन्नात जाहिर हुए। उन बुजुर्गों ने उनको हुक्म दिया कि जाओ जाकर अरकम को पकड़कर हाजिर करो। वो चारों जिन्नात वहां से गायब हुए और काफी देर बाद वो एक नौजवान जिनजादे को पकड़ कर लाए। वो काफी खूबसूरत था। उसके हाथों और पैरों में जंजीरें पड़ी थी। वो सर झुकाकर बुजुर्गों के सामने खड़ा था। वो लोग उस पर सख्त नाराज थे और किसी जुबान में उससे कुछ कह रहे थे। वो बार बार गर्दन इनकार में लाता जा रहा था। इस पर गुस्से होकर उन बुजुर्गों ने उन चारों ने लोहे के कोड़े उस नौजवान पर बरसाना शुरू कर दिए। वो दर्द से चिल्लाने लगा और जल्दी जल्दी कुछ कहने लगा। बुजुर्गों ने मुहाफिज जिन्नात को कुछ कहा और वो वहां से गायब हुए। थोड़ी देर बाद हानिया को ले आए। हानिया बहुत डरी सहमी लग रही थी। उसके चेहरे और जिस्म पर जगह जगह निशान थे। उसका लिबास भी जगह जगह से फटा था। ये देखकर पीर सिकंदर शाह के चेहरे पर गुस्से के तासुरात आ गए। उन्होंने जिन्नात बुजुर्गों से कुछ कहा और दोबारा से अरकम पर लोहे के कूड़े बरसना शुरू हो गए। अरकम की चीखों से पूरा घर जैसे हिल रहा था। अचानक वहां पर एक औरत नमूदार हुई जो बहुत लंबी चौड़ी थी। उसने स्याह रंग का लिबादा ओढ़ रखा था। वो रोते हुए पीर सिकंदर शाह और उन बुजुर्ग जिन्नात से कुछ कहने लगी। शायद वो अरकम की माँ थी और अपने बेटे की सिफारिश कर रही थी। पीर सिकंदर शाह ने हम सबसे पूछा कि ये नौजवान अरकम की वालिदा है और अपने बेटे के लिए रहम की भीख मांग रही है। आपकी बच्ची आप लोगों को वापस मिल गई है। अब आप लोग इस गलती को माफ करना चाहते हैं या सजा दिलवाना चाहते हैं। अम्मा और मैंने फौरन सिकंदर शाह से कहा कि इसको माफ कर दें, लेकिन इससे वादा लें कि ये दोबारा हानिया को परेशान नहीं करेगा और ना ही किसी और बच्चे को। उस नौजवान की मां मुड़कर हमें देखने लगी। उसके चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखें थी। उसने कुछ कहा। वो जिन्नात बुजुर्गों से भी कुछ कह रही थी। सिकंदर शाह ने कहा कि वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाए और कभी दोबारा उसको इस दुनिया में नहीं आने देगी। ये सुनकर हम सब खुश हो गए। अरकम अपनी माँ से कुछ कहने लगा, लेकिन उसकी माँ ने सख्ती से इनकार कर दिया, जिस पर पीर सिकंदर शाह ने इजाजत दी। वो दोनों धुआं बनकर वहां से गायब हो गए। उसके बाद वो जिन्नात भी वहां से चले गए। फिर सिकंदर शाह ने हानिया के गले में एक तावीज पहना दिया और उसे हिदायत की कि कभी भूल कर उसे खुद से जुदा मत करना। फिर मुझे और अम्मी को हिदायत दी कि कभी भी ऐसी जगहों पर बच्चों को ना जाने दें जहां पर असरात हो। फिर वो भी रुखसत हो गए। हम सब ने सुकून का सांस लिया। मोहल्ले के सब लोगों को पता चल चुका था कि हानिया वापस आ गई है। मैंने सबसे पहले अपनी लाल चूड़ियां तोड़ दी। मोहल्ले की औरतें भी हानिया से मिलने के लिए आना शुरू हुई तो चचा और उमर ने उनसे माजरत कर ली। चचा ने अम्मी से कहा कि वो हमें मजीद अकेला नहीं छोड़ सकते, हम लोगों को भी गांव जाना होगा। हम लोग खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहते थे और यूँ चंद दिन बाद ही हम वो मोहल्ला छोड़ चुके थे। इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। हानिया ने गांव में ही अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। मेरी शादी उमर से हो चुकी है और हानिया की शादी उमर के छोटे भाई उमैर से। जब भी ये बात याद आती है तो दिल में खौफ की लहर से उठती है। कभी कभी हानिया ये शिकायत करती है कि उसे नींद में किसी का एहसास होता है, लेकिन हम सभी उसे कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। एक बार रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो मेरी नजर हानिया के कमरे की तरफ चली गई। मुझे लगा वहां पर कोई खड़ा है।
میں نے فوراً سین کی لائٹ جلائی تو دیکھا کہ سیاہ لبادے میں ملبوس ارکم وہاں پر کھڑا تھا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، تم وعدہ خلافی کر رہی ہو۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں مجبور ہو کر اس کو صرف دیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ کبھی واپس آیا تو اب کی بار سکندر شاہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اس نے ایک نظر مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔